तो इतना लेंगे हम आज, ठीक है, लेने को। उसके बाद एक और बीमारी देखेंगे हम जिसका नाम है एड्स। एड्स में जो ए है उसको बोलने का एक्वायर्ड, आई जो है उसको बोलने का इम्यूनो, डी जो है वो डिफिशियंसी और एस जो है सिंड्रोम। तो फिर एड्स का पूरा नाम क्या हुआ? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। बोलो, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। This disease is caused by HIV, human इम्यूनोडिफिशियंसी virus. अब ये जो एड्स नाम की बीमारी है ये किसकी वजह से होती है? HIV वायरस की वजह से। अब HIV का भी पूरा नाम है, जैसे एच का क्या है? ह्यूमन, है ना। आई जो है इम्यूनो डिफिशियंसी और वी की वजह से वायरस, यानी इम्यूनो डिफिशियंसी यानी अपनी जो इम्यूनो यानी क्या, अपनी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो कम करने वाले वायरस। ये कौन से वायरस है? HIV वायरस। और इनकी वजह से कौन सी बीमारी होती है? एड्स। इन दिस डिसीज victim suffer from various disease due to progressive weakening for natural immunity. अब नेचुरल इम्यूनिटी यानी जो नैसर्गिक रोग प्रतिकार शक्ति अपने बॉडी में है, इम्यूनिटी है, बराबर। तो ये इम्यूनिटी कौन कम करता? HIV वायरस। उस वजह से क्या होता, जो एड्स के पेशेंट है उसको बहुत सारी बीमारियां हो जाती, क्योंकि उसकी बॉडी की रोग प्रतिकार शक्ति अच्छी है क्या? नहीं, उसकी इम्यूनिटी वीक हो रही है, बराबर। इम्यूनिटी क्या वाली उसकी? वीक। रोग प्रतिकार शक्ति कमकुवत है। कमकुवत होने की वजह से समझो, मान लो डेंगू के वायरस आए तो उसको डेंगू हो जाएगा, सर्दी की वायरस आए राइनो वायरस तो सर्दी हो जाएंगी। इसका मतलब उसकी रोग प्रतिकार शक्ति वो वायरस के खिलाफ उसकी बॉडी ज़्यादा देर लड़ सकती क्या? नहीं। इसलिए HIV का जो पेशेंट रहता है, एड्स का पेशेंट, वो बहुत सारी बीमारियों के क्या होता है? शिकार बनता है। विक्टिम यानी क्या? शिकार, यानी उसको बहुत सारी बीमारियां बनती है। और रीज़न क्या है? क्योंकि एड्स का जो पेशेंट होता है उसकी धीरे धीरे इम्यूनिटी क्या होती जाती है? कमकुवत होती जाती है ना, वीक होती जाती है। Diagnosis of AIDS cannot be confirmed without test in medical laboratories. अब जो एड्स का डायग्नोसिस है, यानी एक आधे पेशेंट को एड्स हुआ या नहीं, तो जब तक हम उसकी मेडिकल लेबोरेटरी के टेस्ट नहीं कराएंगे तब तक ये हम कह सकते क्या? नहीं। किसी को देखकर नहीं कह सकते हम कि इसको एड्स हुआ है। तो उसके लिए क्या करना होता है? टेस्ट करना होती है। ELISA test is used for its proper diagnosis. यानी एड्स अच्छी तरीके से जानने के लिए हुआ या नहीं, ये जानने के लिए उस पेशेंट की एक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, और वो टेस्ट का नाम है ELISA टेस्ट। यानी ELISA टेस्ट के जरिए हम जान सकते हैं कि वो पेशेंट को HIV वायरस का इन्फेक्शन हुआ या नहीं। Symptoms of AIDS are person specific. और जो एड्स के सिम्टम है ना, ये एक जैसे नहीं है, तो हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। आपको पता है मैं, एड्स के अंदर क्या होता है, आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, ये नेचुरल इम्यूनिटी ये डिस्टर्ब होती है, वीक होती है। और पर्सन क्या होता, अलग अलग डिसीज़ का विक्टिम बन जाता, शिकार बन जाता। उसको यानी हम बता नहीं सकते फिर उसके लक्षण सीधी तरीके से दिखते हैं क्या? नहीं। हाँ, उसको सिर्फ हम जान सकते हैं एक टेस्ट के जरिए। वो टेस्ट कौन सी है? ELISA टेस्ट। ठीक है, में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है वो जानेंगे। AIDS does not occur due to touching to and sharing the food with HIV infected person or by nursing the HIV patient. अब जो एड्स बीमारी है ये टचिंग यानी छूने से नहीं फैलती, ना ही शेयरिंग द फूड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, यानी जिसको एड्स हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? HIV इन्फेक्टेड पर्सन, क्योंकि एड्स से बीमारी HIV वायरस की वजह से होती। ऐसे वायरस से जो इन्फेक्ट है पर्सन, उनके साथ अगर हमने फूड शेयर करे यानी खाना साथ में खाए या उनको टच स्पर्श करे तो उनकी वजह से अपने को बीमारी होती क्या? नहीं। और बाय नर्सिंग द HIV पेशेंट, और जैसे तुम डॉक्टर है और HIV पेशेंट को तुम ट्रीटमेंट दे रहे तो ऐसे टाइम में भी या उनका ख्याल रख रहे तो
इस कंडीशन में आपको एड्स होता है क्या? नहीं। इसलिए एड्स पेशेंट का ख्याल रखना चाहिए। उनको आप टच कर सकते हैं, उनके साथ फूड शेयर कर सकते हैं। Our behavior with HIV infected person must be normal. और बिहेवियर यानी हमें उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। यानी एड्स हुआ उनको दूर दूर रखना, उनसे बात नहीं करना, ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं, उनके साथ हमें नॉर्मल जैसा भी है, जैसे उनको डिसीज़ है या नहीं उस तरीके से उनके साथ नॉर्मली बिहेव करने का। HIV was first reported in an African species of monkeys. अब HIV जो है ना, जिसे हम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस बोलते हैं, तो ये सबसे पहले अफ्रीका में मंकी के स्पीसीज को हुआ है। ह्यूमन को हुआ है क्या? नहीं, पहले मंकीज को हुआ, बाद में ह्यूमन को हुआ। According to the National AIDS Control Program and UNAIDS, 85% HIV infection in India occur through unsafe sexual contact. और जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है अपने इंडिया का, NACO, और उसके बाद यूनाइटेड नेशन, UN बोले तो यूनाइटेड नेशन जो एड्स के हद तक जो प्रोग्राम चलाती, तो उनका मानना है कि 80 से 85% जो HIV इन्फेक्शन है इंडिया के अंदर यानी अपने देश के अंदर, ये अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से होता है। तो अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे हम, इन्फेक्शन थ्रू एनिमल्स, यानी एनिमल्स की वजह से अपने में कौन कौन सी बीमारियां फैल सकती है। तो सबसे पहले हम रेबीज़ के बारे में जानेंगे। This is a viral disease. अब ये डिसीज़ कैसा है? वायरल, यानी एक से दूसरों को हो सकता है। It occurs due to the bite of the infected dog, rabbit, monkey, cat, etc. यानी देखो, ये जो एनिमल्स की लिस्ट दी, डॉग और बहुत सारे एनिमल्स दिए, इन सब के काटने से रेबीज हो सकता है। Virus enters the brain via neurons. अपने बॉडी में एक नर्वस सिस्टम है जिसे कंडक्ट नर्व्स करते हैं, तो नर्व्स यानी न्यूरॉन्स। अब ये जो न्यूरॉन्स है ना, तो ये न्यूरॉन्स के ज़रिए रेबीज़ के वायरस अपने ब्रेन के अंदर जा सकते। किसके ज़रिए? न्यूरॉन्स के ज़रिए। हाइड्रोफोबिया is one of the important symptoms of this disease. और ये डिसीज़ का जो मुख्य लक्षण है ना, वो है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया यानी पानी का डर लगना, उसे हम हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। Hydrophobia. In this case, the victim shows extreme fear for water. और जो ये हाइड्रोफोबिया है, इसके अंदर जो विक्टिम यानी क्या? जिसको ये बीमारी हुई, यानी जिसको किसी एनिमल्स ने बाइट किया, डॉग, रैबिट, मंकी, कैट, इनमें से, और उसको अगर रेबीज हुआ तो उसे बहुत डर लगता है। किसकी वजह से? पानी का। रेबीज इज फैटल डिसीज। अब रेबीज जो है ये एक किस्म का फर्टल डिसीज़ है। फर्टल डिसीज़ यानी जैसे कि तो रेबीज इज अ फर्टल डिसीज़, यानी इससे डेथ भी हो सकती पेशेंट की। However, फर्टिलिटी can be prevented by timely vaccination before onset of symptom. यानी अगर फर्टिलिटी से प्रिवेंशन करना है तो जब भी लक्षण दिखना चालू हो जाएंगे, किसके? रेबीज़ के, तो उस टाइम में आपको क्या करना है? वैक्सीनेशन, लस लेना है। Symptoms start to appear within 90-175 days of dog's bite. और जो सिम्टम्स है ये 90 से लेके 175 डेज़ के बीच में चालू हो जाते हैं डॉग काटने के बाद। अब तुम पूछेंगे सिम्टम्स कौन से हैं? तो सिम्टम्स है Fever for 2 to 12 weeks. हाँ, ये अड़वी लेन रहती ना, उसको 2 बोलने का, जैसे यहाँ 90 to 175 डेज था। तो फीवर जो है, बुखार, ये 2 से 12 हफ्तों तक रह सकता, वीक्स यानी हफ्ते। एक्स एग्रीगेशन इन बिहेवियर है। दूसरा पॉइंट है एक्स एग्रीगेशन इन बिहेवियर, यानी जो बर्ताव है आदमी का, ये कैसा हो जाता है? एक्स एग्रीगेशन है, उसको बहुत गुस्सा आता, थोड़ा चिड़चिड़ करना, ऐसा पागलपन आना, ऐसा हो जाता है। हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर लगता, तो ये रेबीज़ की लक्षण है। आगे समझे आपको रेबीज़?
उसके बाद हम देखेंगे नॉन इन्फेक्टिजियस डिसीज़। अब नॉन इन्फेक्टिजियस यानी क्या, जो बीमारियां एक दूसरे के टच से नहीं फैलती है ना, उनको बोलने का नॉन इन्फेक्टिजियस डिसीजेस। Disease which do not occur through infections and body contact are called as non-infectious disease. अब नॉन इन्फेक्टिजियस डिसीज़ किसको बोलने का, तो जो डिसीज़ इन्फेक्शन के थ्रू नहीं फैलते या फिर बॉडी कांटेक्ट यानी एक जने का दूसरे जने से बॉडी कांटेक्ट आने की वजह से नहीं फैलते, ऐसे को नॉन इन्फेक्टिजियस डिसीज़ बोलने का। Such disease अराइज in human body itself due to certain reasons. और कुछ वजह की वजह से ये जो नॉन इन्फेक्टिजियस डिसीज़ है ये अपने बॉडी में अंदर से चालू हो जाती है, यानी मेरे वजह से आपको होंगे क्या, नहीं बॉडी कांटेक्ट से भी नहीं होता और इन्फेक्शन से भी नहीं होता। तो ये ऐसी बीमारियों की हम लिस्ट देखेंगे। सबसे पहले कौन सा है, कैंसर। Uncontrolled and abnormal cell growth with is called as cancer. अब कैंसर किसको बोलने का, तो अनकंट्रोल यानी अनियंत्रित और एबनॉर्मल यानी असामान्य अगर हमारे पेशी की ग्रोथ होती है, अपने बॉडी की जो सेल्स है ना इनकी ग्रोथ होना चाहिए पर एक प्रोपोर्शन में, प्रमाण में होना चाहिए। वो सेल की ग्रोथ अगर अनकंट्रोल हो यानी बहुत तेज़ी से अगर सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, सेल ग्रोथ ज़्यादा हो रही है और एबनॉर्मल हो रही है, तो उसका मतलब आपको क्या हुआ है, कैंसर हुआ है। ग्रुप और लंप और of cancerous cell is called as malignant tumor. अब मैलिग्नेंट ट्यूमर किसको बोलने का, अब आपने देखिए कि अनकंट्रोल सेल ग्रोथ हुई तो पेशेंट के अंदर क्या होते हैं, ग्रुप और लंप ऑफ कैंसरियस सेल्स, यानी कैंसरियस सेल्स के लंप तैयार होते, ग्रुप्स यानी जैसे इकट्ठा तैयार हो जाते हैं, जैसे गाढ़ तैयार होते ना तो वैसे तैयार हो जाते हैं, उसको मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलने का। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर ये किसका लक्षण है, कैंसर का, वो तैयार होना। कैंसर कैन अक्योर इन वेरियस ऑर्गन लाइक लंग्स, माउथ, टंग, स्टमक, ब्रेस्ट, यूटेरस, स्किन एंड टिश्यूज लाइक ब्लड। अब जो कैंसर है ये किसी भी ऑर्गन में हो सकता है बॉडी के, जैसे कि लंग्स में हो सकता है, माउथ में हो सकता, टंग, स्टमक है ना, ब्रेस्ट यानी चेस्ट, ओके तो ब्रेस्ट में भी हो सकता, यूटेरस में भी हो सकता, ओके। उसके बाद यूटेरस हम फीमेल जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम सीखेंगे ना उसमें बताऊंगा यूटेरस क्या है, ठीक है। स्किन अपनी त्वचा में भी हो सकता, और उसके बाद अपने टिश्यूज़ में भी हो सकता है, जैसे कि ब्लड के अंदर भी हो सकता है, यानी ब्लड में भी कैंसर हो सकता है। आप सुनते होंगे कि किसी को ब्लड कैंसर हुआ है ना। अब ये कैंसर की वजह क्या है वो हम जानेंगे। कंज्यूशन ऑफ टोबैको, गुटखा, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, लैक ऑफ फाइबर कंटेंट फ्रूट्स एंड लीफी वेजिटेबल्स इन फूड, excessive consumption of junk food, pizza, burger, etc. are some of the many possible reasons. अब कैंसर किस वजह से होता, टोबैको तंबाकू खाने की वजह से, गुटखा, स्मोकिंग, बीड़ी सिगरेट पीना, अल्कोहलिज्म दारू पीना, लैक ऑफ फाइबर कंटेंट यानी फ्रूट्स और जो सब्जियाँ है लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाना चाहिए, सब्जियां खाना चाहिए, अगर कम खाए तो अपने बॉडी को कम फाइबर मिलेगा और उस वजह से कैंसर हो सकता है। उसके बाद कैंसर की सबसे बड़ी वजह है जंक फूड, यानी आप पिज़्ज़ा खाते हो, बर्गर खाते हो तो आपको कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। हेरिडिटी में आल्सो बी अ रीजन, और जो अनुवंशिकता है, अनुवंशिकता यानी अगर अपने माता पिता को है तो वो अपने को भी होना, क्या वो बीमारी कैंसर, इसको हेरिडिटी बोलते हैं। यानी हमको अगर कुछ बीमारी है तो तुमको भी अगर होती होंगी तो उसको बोलने का हेरिडिटी, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को। अब कैंसर के लक्षण क्या है, सिम्टम्स, क्रॉनिक कफ, हॉर्स वॉइस, डिफिकल्टी इन swallowing, क्रोनिक कफ, यानी 2 हफ्तों से ज़्यादा खांसी आना, हॉर्स वॉइस
आवाज़ बढ़ ऐसी जाना। बैठती जाना। डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, जो खाना अपन निगलते ना, अन्न गिड़न करते ना, तो उसमें तकलीफ होना, तो ये कैंसर का लक्षण है। incurable scare and inflammation. और जो इनक्यूरेबल स्कार, यानी स्किन में ऐसे चेंज आते हैं कि जो क्या बोलते हैं उसको अपन, ये देख रहे हैं आप यहाँ कैंसर का फोटो है। तो ऐसे ऐसे स्कार आना कि जो इनक्यूरेबल यानी ठीक नहीं होते, और इन्फ्लेमेशन यानी वहाँ पर जलन होना, ये भी कैंसर का लक्षण है। Lumps in breast. और ब्रेस्ट जो है अपनी, उसके अंदर गांठ तैयार होना, ये भी कैंसर का लक्षण है। Unexplained weight loss. वेट लॉस, Weight loss. अनएक्सप्लेन यानी अचानक बहुत ज़्यादा वजन घट जाना, ये भी कैंसर का क्या घट है जाना। लक्षण है। कम हो जाए। हाँ, वेट कम हो जाना, वेट लॉस होना, ये भी कैंसर का क्या है लक्षण है। Always. उसके बाद मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यानी आधुनिक पद्धत कौन सी है जिसके ज़रिए हम कैंसर को डायग्नोसिस यानी उसका निदान भी कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट यानी उसका उपचार भी कर सकते हैं। Various टेक्निक्स like CT scan, MRI scan, मैमोग्राफी, mammography, Biopsy. biopsy are used in diagnosis of cancer. डायग्नोसिस ऑफ Diagnosis कैंसर। of cancer. कैंसर डायग्नोसिस करने के 4 टेक्निक है। पहला है CT सीटी scan. स्कैन, ओके, या ना? देखेंगे ना बाद में। सीटी स्कैन, ये हमारा उसके बाद दूसरा स्कैन कौन सा है, MRI. MRI स्कैन, जिसे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहा जाता है, ओके। उसके बाद मैमोग्राफी, ये भी एक रिपोर्ट है, डॉक्टर लोग बोलते हैं ना कि ये रिपोर्ट आप काट के लाओ, हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे। और उसके बाद Biopsy. बायोप्सी, तो ये सब जानेंगे हम। सीटी स्कैन क्या है, MRI क्या है, मैमोग्राफी क्या होता है, और बायोप्सी अभी ये अगले क्लास में है। अभी आपको सिर्फ याद रखना है इनके नाम है कि कैंसर को अगर डायग्नोस करना है तो ये 4 टेस्ट करना पड़ते हैं, ठीक है। in case of treatment along with कन्वेंशनल methods like केमोथेरेपी, chemotherapy, radiation थेरेपी, therapy and surgery, मॉडर्न टेक्निक्स, modern techniques like robotic and लैप्रोस्कोपी। laparoscopic surgery and also followed अब ट्रीटमेंट के अंदर क्या कर सकते हैं, surgery. तो उसमें आती है केमोथेरेपी, ठीक है, नाम याद रखना है आपको सिर्फ। उसके बाद रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशंस का इस्तेमाल करके Surgery. थेरेपी कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं। उसके बाद मॉडर्न टेक्निक्स में देखेंगे आप तो रोबोटिक सर्जरी है, रोबोट्स आपकी सर्जरी कर सकते हैं। उसके बाद लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, ओके, तो लैप्रोस्कोपी रहता है, उसके टेक्निक से जरिए भी सर्जरी करना, ये सब टेक्निक से हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद ऑलवेज रिमेंबर देखेंगे हम Controlled डाइट, diet helps to prevent some type of cancer. यानी जो अपना आहार है वो संतुलित चाहिए, यानी ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, कम भी नहीं खाना चाहिए, और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर खाना खाना चाहिए, है ना, कंट्रोल डाइट। Physical exercise along with modern treatment is more beneficial बेनिफिशियल to क्योर, cure the cancer. कैंसर को क्योर करना है, ट्रीटमेंट करना है अच्छी तरीके से, तो फिजिकल एक्सरसाइज यानी आपको व्यायाम करना चाहिए, और मॉडर्न ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए। यानी ट्रीटमेंट के साथ साथ आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा आहार लेते हैं, तो आप कैंसर से बच सकते हैं। Avoid एडिक्शन, addiction like tobacco, चेविंग, chewing, smoking, etc. और जो एडिक्शन है, एडिक्शन यानी जो चीज़ों की हमको लत गिरे वाली है, आदत गिरे वाली है, वो छोड़ना चाहिए, जैसे कि तंबाकू खाना, उसके बाद स्मोकिंग, सिगरेट, ब्रिस्टॉल Chewing. वगैरह पीना, Chewing, है ना, टोबैको च्यूइंग यानी तंबाकू चबाना वगैरह, तो ये सब अगर हम टालते हैं, ये आदतें अगर हमारी छूटती है, और उसके बाद मॉडर्न ट्रीटमेंट हम लेते हैं, कंट्रोल डाइट अगर करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज यानी व्यायाम करते हैं अच्छी तरीके से, तो हम कैंसर से बच सकते हैं। क्या होता है? अगली बीमारी है डायबिटीज़ यानी मधुमेह, शक्कर की बीमारी। द हार्मोन, The hormone इंसुलिन, insulin produced in पैनक्रियास। pancreas controls the level of sugar, glucose in blood. अब पैनक्रियास, पैनक्रियास जो होता है उसको हम मराठी में बोलते हैं स्वादुपिंड। क्या बोलते हैं? स्वादुपिंड।
अब ये स्वादुपिंड जो होता है ना, पैनक्रीज, ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में, अन्न नलिका में, तो अन्न नलिका में ये क्या करता है, स्वादु रस का सिक्रेशन करता है ना, पैनक्रेटिक जूस बोलते हैं उसको। तो उसके अलावा पैनक्रीज के जरिए एक हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। क्या नाम है? इंसुलिन। अब ये इंसुलिन का वैशिष्ट क्या है मालूम है क्या, कि अपने बॉडी में जो शुगर ग्लूकोज लेवल है ये कंट्रोल रखने का काम कौन रखता है? इंसुलिन। और अगर इंसुलिन नहीं होगा तो हमारे बॉडी में शुगर का कंट्रोल रहेगा क्या? नहीं। यानी जो शक्कर की बीमारी बोलते हैं हम इसे, मधुमेह बोलते, तो ये शक्कर कंट्रोल में रखने का काम कौन करता? इंसुलिन हार्मोन। और वो हार्मोन को सीक्रेट कौन करता? पैनक्रीज ग्लैंड। If insulin is secreted in low quantity, glucose level cannot be controlled. This disorder is called as diabetes. अगर इंसुलिन का सिक्रेशन कम होता है पैनक्रीज ग्लैंड के जरिए, तो क्या होगा, जो ग्लूकोज या शुगर की लेवल है वो कंट्रोल में रहेंगी क्या? वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और ब्लड में अगर शुगर की लेवल बढ़ती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज़। तो उस डिसऑर्डर को, उस बीमारी को क्या बोलने का? डायबिटीज़। उसके बाद हम देखेंगे सिम्टम्स विच कैन नॉट बी इग्नोर। अब इसके लक्षण क्या है शुगर के? शुगर यानी डायबिटीज़ हुई, इसके लक्षण क्या है? फ्रीक्वेंट urination at night, increased ओबेसिटी or weight loss. देखो, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट यानी रात में यूरिन ज़्यादा आना, तो ये एक लक्षण है डायबिटीज़ का। उसके बाद इंक्रीज ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा मोटापा आना, या वेट लॉस, बहुत ज़्यादा वेट लॉस होना, ये भी डायबिटीज़ का लक्षण है। बोला अपन क्या होते हैं, हमारा वज़न कम होना, ज़्यादा भी वज़न कम होना, इससे भी क्या हो सकती है? डायबिटीज़ हो सकती है। अब डायबिटीज़ की रीज़न क्या है? हेरिडिटी यानी क्या? अनुवंशिकता। आपको पता है मैंने, हेरिडिटी यानी एक पीढ़ी की वजह से दूसरे पीढ़ी को होना, यानी दादा की वजह से मुझे होना या मेरे वजह से आपको होना, इसको बोलते हैं हेरिडिटी। तो वैसा डिसीज़ है, कौन सा? डायबिटीज़। अगला है ओबेसिटी, मोटापा, इसकी वजह से भी डायबिटीज़ हो सकती है। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, फिजिकल एक्सरसाइज, मेहनत नहीं करते, व्यायाम नहीं करते, उनको डायबिटीज़ हो सकता है। मेंटल स्ट्रेस यानी मानसिक तान लेना, बहुत टेंशन लेना, तो इस वजह से बीपी हाई करना, तो इस वजह से भी क्या हो सकता है? डायबिटीज़। तो ये सारे रीज़न है उसके। अब प्रिवेंशन कैसा कर सकते हैं डायबिटीज़ को? प्रिवेंशन measures following the proper diet, medicine and exercise under the supervision of doctor helps to keep the diabetes under control. डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना है तो रख सकते हैं। पहला क्या करना चाहिए आपको? प्रॉपर डाइट, यानी अच्छा आहार, कम संतुलित आहार, जितना आवश्यक है उतना खाना चाहिए। दूसरा, मेडिसिन टाइम पे टाइम लेना चाहिए आपको। और तीसरा है रेगुलर आपको क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज। यानी आप प्रॉपर डाइट करते हैं, मेडिसिन टाइम पर लेते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रह सकती है।